ionic equilibrium in solutions. Whenever we are talking about ionic equilibrium in solutions, we are going to study about 2 points. फैराडे ने इलेक्ट्रिक करंट के फंक्शंस की बेसिस पे जो सॉल्यूशंस में होते आ रहे हैं, फैराडे ने 2 बातें डिस्कवर की. उन्होंने 2 बातें बताई that all the type of substances chemically they are divided into 2 categories. One is electrolyte and another one is non-electrolyte. The first category goes on with electrolyte and another one is what you call as non-electrolyte. हिंदी में देखें तो अपघट्य, विद्युत अपघट्य और विद्युत अपघट्य जो नहीं है विद्युत अपघट्य, दोनों को क्लासिफाई करेंगे. इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं? किसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट is that substance which when dissolved in water या aqueous solution मेल्ट होकर के वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. और नॉन इलेक्ट्रोलाइट वही है जो इलेक्ट्रिसिटी को अगर आप उसको एक्वस सॉल्यूशन में घोलें या किसी भी सॉल्यूशन में डालें, वो मेल्ट नहीं होगा, आयोनाइज नहीं होगा, पिघलेगा नहीं, डिसोशिएट नहीं होगा, एंड दैट इज व्हाट यू कॉमनली कॉल एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट. चलिए, ये तो जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी एक्वस सॉल्यूशन है इनऑर्गेनिक एसिड्स के, चाहे वो एसिड्स हो चाहे वो बेस हो, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए हम उनको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं. और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने शुगर ले लिया, सपोज आई टुक शुगर एज इलेक्ट्रोलाइट, या मान लीजिए मैंने यूरिया ले लिया एज ए इलेक्ट्रोलाइट, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा. दैट विल नॉट कंडक्ट electricity and that is why they are commonly called as non-electrolytes. Now again the question goes, इसी के बेसिस पे अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, मेन लेसन पे ले जा रहा हूँ, आर्हेनियस की बात करते हैं. आर्हेनियस की बहुत सारी थ्योरीज फेमस है. आर्हेनियस ने 1880 में इस बात को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस है, उसकी जो चालकता है, it is due to the presence of the ions in it. What it is? It is due to the presence of ions in it. Is this clear? और यही ions जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को किसी एक्वस सॉल्यूशन में या वाटर में या किसी में भी जब हम डिसॉल्व करते हैं, तो वो अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाता है. And that is the reason why we call it as an electrolyte. That is one of the very important reason. Clear? अब देखिए, हर इलेक्ट्रोलाइट एक ही एक्सटेंट में डिसॉल्व हो, ये पॉसिबल नहीं है. Different electrolytes they dissolve according to different extents. I repeat, different electrolytes they dissolve according to their different extents. Is this clear? और जो फ्रैक्शन है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए मैंने कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया, सपोज आई हैड टेकन एनी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट, और उसका जो फ्रैक्शन है जो डिसोशिएट होकर के किसी भी सॉल्यूशन में अपने आयंस में कन्वर्ट होता है, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन. व्हाट इट इज कॉल्ड एज? इट इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और व्हाट यू राइटली कॉल एज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन. क्लियर? दोनों बातें याद रखेंगे. वन इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन. और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या है? द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स which dissociate into ions. What I am saying, the fraction of molecules which dissociate into ions, that is what you call as degree of dissociation या degree of ionization. Clear? तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? It is usually taken as alpha. And alpha is equal to what? Alpha is equal to number of moles dissociated upon total number of moles taken. So what is alpha here? Number of moles dissociated upon total number of moles taken. Total number of moles taken, and that is what you call as alpha. Or this alpha is also called as degree of dissociation और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन. अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बेसिस पे ही फैराडे ने
सारे इलेक्ट्रोलाइट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. फैराडे he divided all the electrolytes into two categories. One is what you rightly call as the strong electrolyte and another one is what you rightly call as weak electrolyte. तो दो categories में फैराडे ने डिवाइड किया सारे इलेक्ट्रोलाइट्स को. One is the strong electrolyte and another one is weak electrolyte. अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है? देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मानते हैं. क्यों मानते हैं? Strong electrolyte is that particular substance which when dissolved in solution, which when dissolved in aqueous solution or water, completely ionizes into its ions. क्या बोला मैंने? Strong electrolyte क्या है? जिसको जब आप उसको डिसोशिएट करोगे, किसी भी सॉल्यूशन में घोलोगे, तो वो completely अपने ions में क्या हो जाएगा? आयोनाइज हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा. एग्जाम्पल KOH ले लीजिए, NaOH ले लीजिए, HCl ले लीजिए. क्लियर? सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए. दुनिया के जितने स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, दे आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स. स्ट्रॉन्ग बेसिस, दे आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स. क्लियर? इन द सेम वे व्हाट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे मैंने मान लो ले लिया एसिटिक एसिड. सपोज इफ आई हैड टेकन CH3COOH और अगर मैं इस एसिटिक एसिड को पानी में डिसॉल्व कर रहा हूं, इस एसिटिक एसिड को जब मैं पानी में डिसॉल्व कर रहा हूं तो ये आयोनाइज तो होगा. इट विल आयोनाइज बट इट विल आयोनाइज टू अ वेरी स्मॉलर एक्सटेंट. दैट मींस इट विल गिव वेरी लेस नंबर ऑफ आयंस व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर और एनी एक्वस सॉल्यूशन. तो दोज सब्सटेंस व्हिच आयोनाइज ओनली अप टू अ वेरी स्मॉलर एक्सटेंट, they are called as weak electrolyte, and which ionizes completely or dissociates completely, they are called as strong electrolyte. ये चीज सबको याद रखनी है. You have to remember this type of processes, जैसा मैंने आपको बताया है. ठीक है? अच्छा, strong electrolyte के बारे में एक और important point मैं बता दूं, क्योंकि strong electrolyte completely ionize होते हैं water में, तो we give up a single arrow. देखिए मैंने यहाँ पे डबल एरो दिया है. इसका मतलब क्या है कि ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहा है. लेकिन इफ आई टेक HCl और इसको मैं पानी में घोल रहा हूं H2O, तो ऑब्वियसली आई विल गिव अ सिंगल एरो एंड व्हाट इट विल गिव यू? H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. दैट मींस व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज मेड टू डिसॉल्व इन वाटर, इट विल गिव यू H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl नेगेटिव. पॉइंट इज क्लियर? So that is the difference between a strong electrolyte and a weak electrolyte. That strong electrolyte is usually represented by a single arrow, but weak electrolyte, the forward and backward arrow. This you people have to remember and you have to keep in your mind. अब weak electrolyte तो मैंने आपको बताया, तो ionization of weak electrolyte मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जनरल तरीके से. In general, the ionization of weak electrolyte. Suppose I take a weak electrolyte AB. What I take? I take a, suppose in case I take a weak electrolyte, that is what you commonly call as AB. मैंने AB एक weak electrolyte लिया, suppose करिए, और अगर एक weak electrolyte मैंने लिया है AB, तो in general वो क्या बनेगा? Let us try to understand it. If I take, if I am talking about in general the ionization of weak electrolyte, so if I let AB and if I dissolved in aqueous solution like this, तो what it will give you? Obviously क्या देगा ये आपको? A positive plus B negative. This is also aqueous and this is also aqueous. They are dissolved in aqueous solution. ठीक है? तो इस तरह का देखिए, इसमें इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम बन रहा है. Such a equilibrium is commonly called as ionic equilibrium. I repeat, such an equilibrium is called as ionic equilibrium. Ionic equilibrium किसके बीच में है? It is between the ions and the undissociated electrolyte. Clear? तो what I said, ionic equilibrium किसके बीच में होता है? Ionic equilibrium, if you can see, ionic equilibrium is between the ions and the undissociated electrolyte. It is between the ions and undissociated electrolyte. This you people have to remember, keep in your mind. अगर मैं इसमें law of chemical equilibrium लगाऊं तो क्या हो जाएगा? A positive into
B negative upon AB, and that is equal to what? That is equal to K. That is equal to K, and this K is called as equilibrium constant. What is this K called as? Equilibrium constant. हम लोग मोस्टली एक बात को मेजर करते हैं, and what is that? There is a big difference between dissociation and ionization. दोनों में अंतर है, याद रखिए. Dissociation एक अलग प्रोसेस है, and ionization is something different process. So let us see to it. What is the difference between dissociation and ionization? जब भी आप किसी आयनिक कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व करते हो, जब भी आप किसी आयनिक कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व करते हो, तो आयंस जो सॉलिड में हैं, जो सॉलिड में जो आयंस हैं वो सेपरेट आउट होने लगते हैं. ठीक है, जैसे मैंने नमक लिया और नमक को मैंने पानी में घोला, तो आयंस, नमक के जो आयंस हैं वो पानी में क्या होने लगेंगे? आयोनाइज होने लगेंगे, डिसोशिएट, ब्रेक डाउन होने लगेगा उसका, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिसोसिएशन. क्लियर? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिसोसिएशन. लेकिन आयोनाइजेशन क्या है? जैसे मैंने एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल लिया, न्यूट्रल मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल HCl, इसमें मैंने क्या लिया? NaCl, पोलर कंपाउंड है, बट HCl इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल. न्यूट्रल मॉलिक्यूल इन द सेंस कि इट्स अ पोलर कोवलेंट कंपाउंड. क्लियर? और इसको, इसमें एक्चुअली आयंस होते नहीं है, ध्यान से सुनना. इट्स अ पोलर कोवलेंट कंपाउंड. HCl इज व्हाट? इट इज अ पोलर कोवलेंट कंपाउंड. क्लियर? एंड दिस HCl which is actually a polar covalent compound, इसमें आयंस नहीं होते, but when it is dissolved in water, जब इसको मैं पानी में डिसॉल्व करता हूं, तब वो क्या होता है? अपने आयंस में स्प्लिट होना शुरू हो जाता है. इसको जब मैंने पानी में डिसॉल्व किया तो क्या हुआ? ये अपने आयंस में स्प्लिट होना शुरू किया, एंड देन इट बिकम्स व्हाट? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन. तो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन डिसोसिएशन एंड आयोनाइजेशन. ये चीज सबको याद रखनी है. इज दिस क्लियर? लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि लोग डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन को एक साथ जोड़ देते हैं. तो डिसोसिएशन किस में होता है? आयनिक कंपाउंड में. याद रखना, डिसोसिएशन किस में हो रहा है? आयनिक कंपाउंड में. आयोनाइजेशन किस में हो रहा है? पोलर कोवलेंट कंपाउंड में. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिसोसिएशन एंड आयोनाइजेशन. क्लियर? राइट? अब जैसे डिसोसिएशन होता कैसे? आप सबको मालूम है कि एक आयनिक कंपाउंड में, आयनिक कंपाउंड is a cluster, or I must say it's an aggregate of various type of particles or ions, जैसा मैंने आपको बताया था. Is this clear? तो एक आयनिक कंपाउंड में होता क्या है? जैसे NaCl है, ये Na है और ये क्या है? Cl है, और ये दोनों आपस में they have a very strong electrostatic forces of attraction. इसीलिए आयनिक कंपाउंड को तोड़ने में आपको ज्यादा एनर्जी लगती है, बट अ पोलर कोवलेंट कंपाउंड को तोड़ने में आपको लेस एनर्जी लगती है. क्लियर? अब जब आपने किसी आयनिक कंपाउंड को वाटर में डाल दिया, जैसे वाटर का आप सबको मालूम है, वाटर क्या, दुनिया के जितने भी सॉल्वेंट्स हैं, दे ऑल हैव देयर ओन फिक्स्ड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. जैसे वाटर का एक फिक्स्ड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 80. डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? द टेंडेंसी और द कैपेसिटी टू डिसॉल्व एनी सब्सटेंस इन इट. तो जैसे हमारे यहाँ फिल्मों में भी बोला जाता है कि वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है. आम भाषा में भी बोला जाता है कि वाटर क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट. यूनिवर्सल सॉल्वेंट मतलब क्या? पानी में अगर आप कोई भी चीज को डाल दोगे, वो थोड़ा ना थोड़ा तो सॉल्यूबल होता है, उसमें थोड़ा ना थोड़ा डिसॉल्व होता है. क्लियर? तो हर सॉल्वेंट का अपना एक फिक्स्ड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है. तो वाटर का भी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो 80 है. क्लियर? तो जब आप आयनिक कंपाउंड को पानी में डाल रहे हो, तो वाटर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? ज्यादा है, हाई है. क्लियर? तो वो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सबसे पहले मान लीजिए आपने नमक को पानी में डाला, तो वाटर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे पहले क्या करेगा? नमक के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसको क्या करेगा? कमजोर करेगा. और जब आपने नमक को पानी में डाला, तो पानी क्या करेगा? नमक के जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल्स, water breaks down that strong electrostatic forces of attraction in the water, and then after the NaCl ion, previously they were in combined state, but now they are free to move. What they are? Now they are free to move.
And this process is exactly what you rightly call as dissociation. Or I must say, this is one of the process through which the dissociation occurs. Clear? ये वो प्रक्रिया है. Clear? अब weak electrolyte है तो उसमें भी आयोनाइजेशन होगा, लेकिन जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स में आयोनाइजेशन का जो एक्सटेंट है वो अलग अलग होता है. डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स दे हैव डिफरेंट एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन, और दूसरा डिपेंड करता है कि उसमें बॉन्डिंग किस तरह की. क्लियर? उसमें बॉन्डिंग किस तरह की. अब मैं आपको आज के उसमें लेकर के जा रहा हूं. एक क्वेश्चन है मेरा छोटा सा. नमक पानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? अगर मैं आपको इसको इस तरीके से समझाऊं, इफ आई टेक अ बीकर, आई टेक 2 इलेक्ट्रोड्स, और मैंने ये दोनों इलेक्ट्रोड को इसमें मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया. चलिए एक बल्ब लगा दिया. क्लियर? और इसमें मैंने डाला NaCl. मैंने एक दूसरा बीकर लिया और इसमें मैंने 2 इलेक्ट्रोड्स डाले. आई ऐड 2 इलेक्ट्रोड्स और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया किससे? बैटरी से, और एक बल्ब से कनेक्ट कर दिया, और इसमें मैंने डाला शुगर सॉल्यूशन. ठीक है? Obviously this bulb will glow, proving that it has conducted, or the electrolyte has ionized and had generated electricity. My question is, why not sugar solution? एक बड़ा सिंपल सा आंसर है कि शुगर सॉल्यूशन, शुगर का फॉर्मूला सब लोग जानते हैं. शुगर इज सक्रोज, C12H22O11. तो अगर मैंने शुगर डाल दिया है तो सबसे पहली बात तो क्या है कि शुगर इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट. क्लियर? राइट है ना? और वो शुगर सॉल्यूशन क्या है? अगर इसको आयोनाइज करना मैं शुरू करूंगा तो वो आयंस देगा ही नहीं, तभी तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट. तो वो आयंस रिलीज ही नहीं करेगा, और जब तक आयंस रिलीज नहीं होंगे तब तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी. सो दैट इज व्हाई द आंसर इज वेरी क्लियर दैट शुगर सॉल्यूशन विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. अब मैं आपको लेके चल रहा हूं आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, Ostwald dilution law, very important topic in ionic equilibrium. Ostwald dilution law, ionization of weak electrolyte.